बारिश में जादुई बांस का अनोखा घर। चलो ये बांस का बेड तो बन गया, अब चल के सोफा बना लेता हूँ। मोहन गांव के मुखिया की दुकान में फर्नीचर का काम किया करता था और वो ज्यादातर बांस की ही चीजें बनाया करता था। तभी आज भी मोहन रोज की तरह बांस की चीजें बना रहा होता है कि उसी समय दुकान में एक आदमी आता है और कहता है, अरे सुनो, मुझे जरा लकड़ी की सुंदर मजबूत कुर्सियाँ दिखाना। क्यों नहीं, ये देखिए, ये वाली कुर्सियाँ बहुत ही ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है। डिजाइन तो ठीक है पर इसकी लकड़ियाँ मुझे कुछ अजीब लग रही है। वो इसलिए क्योंकि ये बांस की बनी हुई कुर्सियाँ हैं और बांस की लकड़ियों से बनी हुई कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है और वो जल्दी खराब भी नहीं होती है। इसलिए आप ये वाली कुर्सियाँ ले जाइए, देखिएगा आपको सालों साल कुर्सियाँ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह मोहन की बात सुनकर वो आदमी बांस की बनी हुई कुर्सियां खरीद कर ले जाता है। जिसके बाद मोहन फिर से अपने काम में लग जाता है और शाम होते ही मोहन जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ सुमित्रा और उसकी पत्नी मीनाक्षी हाथों में बाल्टी लिए घर से पानी बाहर निकाल रही होती है। और मोहन कहता है, अरे माँ मीनाक्षी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे बेटा, अभी कुछ देर पहले बहुत तेज बारिश हुई थी, जिस वजह से छत से पानी टपक टपक कर घर में पूरा पानी भर गया है। पता नहीं ये बारिश का मौसम क्यों आता है, काश इस गांव में कभी बारिश हो ही ना। अरे भला इसमें बारिश की क्या गलती है? अगर आज हमारा घर मजबूत बना होता तो हमें यह दिक्कत होती ही नहीं। और माँ जी भी तो आपसे कब से कह रही है कि घर की थोड़ी मरम्मत करवा दीजिए, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं हो। अरे तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। भला बारिश का मौसम होता ही कितने दिनों के लिए है और फिर इतनी जल्दी मैं घर की मरम्मत कैसे करवा पाऊंगा? अच्छा, अभी तो हम लोग जैसे तैसे इस घर में काट रहे हैं, लेकिन अगर कल को इस गांव में बाढ़ आ गई ना तो इस घर के साथ साथ हम लोग भी नहीं बचेंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर मोहन बिल्कुल चुप हो जाता है और फिर अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर से पानी बाहर निकालने लगता है। क्योंकि मोहन मुखिया की दुकान पर जितना भी काम करता था, मुखिया उसको उसके हिसाब से बहुत ही कम पैसे दिया करता था, जिस वजह से मोहन अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खिला पाता था। और ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। तभी एक दिन सुमित्रा मीनाक्षी से कहती है, अरे बहू, मुझे तो लग रहा है आज बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। देख तो बाहर पूरे आसमान में कितने काले बादल छा गए हैं। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। और सुनिए, आप इतनी खराब मौसम में काम पर मत जाइए। लेकिन मीनाक्षी, तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं एक भी छुट्टी करूंगा तो मुखिया जी मेरे इस महीने के पैसे भी काट लेंगे, इसलिए मुझे किसी भी हाल में काम पर जाना पड़ेगा। इतना कहकर मोहन अपने काम पर चला जाता है कि तभी कुछ देर बाद ही बहुत तेज आंधी तूफान आता है, जिसकी वजह से सुमित्रा के घर की छत तूफान की वजह से उड़ जाती है और उसके पूरे घर में बारिश की वजह से पानी भर जाता है, जिसकी वजह से अब दोनों सास बहू घर से बेघर हो जाती हैं। और जब शाम को मोहन घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठे आंसू बहा रही होती है। और यह देखकर मोहन कहता है, माँ, ये सब क्या हो गया? तू आ गया बेटा, ये देख हमारा घर पूरी तरह से उजड़ गया है। एकमात्र यही तो हमारा सहारा था, अब ये भी हमसे छीन चुका है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं न कहीं तो रहने का इंतजाम कर ही लेंगे। इतना कहकर मोहन अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर आसपास में रह रहे पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है कि उसी बीच बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी मीनाक्षी कहती है, अरे बारिश शुरू हो गई, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बारिश में इधर उधर घूमना भी ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, हम लोग जंगल की ओर चलते हैं, वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर लेंगे। लेकिन बहू, इतनी रात में इस तरह जंगल में जाना भी तो ठीक नहीं है, कहीं कोई जंगली जानवर निकलकर हम पर हमला न कर दे।
माँ बिल्कुल सही कह रही है मीनाक्षी, इतनी रात में जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। चलो हम लोग गांव के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, सुबह देखा जाएगा कि क्या करना है। इतना कहकर मोहन अपने परिवार को लेकर गांव के मंदिर में जाकर बैठ जाता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। तभी सुबह होते ही मोहन कहता है, मीनाक्षी तुम माँ का ख्याल रखना, मैं मुखिया जी के पास जाकर कुछ पैसे मांग कर लाता हूँ ताकि हम कहीं पर किराए का घर ढूंढ सके। इतना कहकर मोहन मुखिया के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद मुखिया कहता है, अरे मैंने क्या यहाँ पर पैसों का पेड़ लगा रखा है जो तुझे तोड़ कर दे दूं? और हाँ, अब से तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कोई दूसरा लड़का रख लिया है। और इस तरह घर से बेघर हो जाने की वजह से और साथ ही काम छूट जाने की वजह से मोहन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद मोहन वापस अपने परिवार के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। तभी मीनाक्षी कहती है, हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे हम गरीबों की। पहले से ही बारिश में भीगने की वजह से माँ जी की तबीयत इतनी खराब हो गई है और ऊपर से अब इनका भी काम छूट गया है। अब हम लोग बिना पैसे के माँ जी का इलाज कैसे करवा पाएंगे। मीनाक्षी इतना बोल ही रही होती है कि तभी मंदिर का पंडित आकर उन लोगों को उस जगह से भी भगा देता है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगते हैं वैसे ही बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में फिर से भीगने की वजह से सुमित्रा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी वो लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। उसी समय मीनाक्षी कहती है, अगर आज आपने हमारी बात सुनकर एक मजबूत घर बनाया होता तो आज हम लोगों की हालत ऐसी नहीं होती। आखिरकार हम लोग कब तक ऐसे ही बारिश में इधर उधर भटकते रहेंगे। मीनाक्षी की ये बात सुनकर मोहन को अपनी कही हुई बांस की मजबूती की बात याद आ जाती है और वो कहता है, मीनाक्षी मैं सोच रहा था कि मैं जिस तरह बांस की लकड़ियों के फर्नीचर वगैरह बना सकता हूँ तो फिर मैं बांस से अपना घर क्यों नहीं बना सकता हूँ। और बांस से बना हुआ घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, जिस वजह से हम लोग इस बारिश के कहर से भी बच सकेंगे। और इस तरह मोहन की यह बात सुनकर मीनाक्षी और सुमित्रा के मन में भी उम्मीद की एक किरण जगती है। जिसके बाद मोहन जंगल की और बांस की लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। अरे वाह, इस जंगल में तो बांस की बहुत ही हरी भरी लकड़ियां हैं, लेकिन ये इतनी चमक क्यों रही है? शायद बारिश के पानी की वजह से हो सकता है। चलो मैं इन लकड़ियों को काट लेता हूँ। इतना कहकर मोहन ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर ले आता है और अपना बांस का घर बनाना शुरू कर देता है। जिसके बाद मोहन रात होने से पहले ही अपना बांस का घर बनाकर तैयार कर लेता है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और यह देखकर मीनाक्षी कहती है, सच में यह बांस का घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू, और ये काफी मजबूत भी लग रहा है। और इस तरह मोहन अपने परिवार को लेकर उस बांस के घर में रहने लगता है। तभी एक दिन फिर से बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से पक्के मकानों में भी पानी चूने लगता है, लेकिन मोहन के बांस के घर में पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती है। और यह देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं। अरे इतनी तेज बारिश में तो पक्के मकानों से भी पानी चूना शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे इस बांस के घर में तो पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और इस तरह बारिश बढ़ते बढ़ते बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से गांव के सभी पक्के मकान पानी में डूब जाते हैं। लेकिन मोहन का बांस से बना हुआ घर बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा रहता है। और यह देखकर मोहन और उसका परिवार बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? भला हमारा घर इस बाढ़ में कैसे बच सकता है? मोहन के इतना कहते ही उस बांस के घर में से एक आवाज आती है, तुम सब घबराओ मत, ये सब कमाल इस जादुई बांस की लकड़ी की वजह से हो रहा है। इसलिए तुम्हारा ये घर भी एक जादुई बांस का घर बन चुका है, इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस जादुई बांस घर की बात सुनकर मोहन और उसका परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी मोहन कहता है, माँ, हम लोग तो इस जादुई बांस घर की मदद से इस बाढ़ से बच गए हैं, लेकिन हमें गांव वालों की भी मदद करनी चाहिए। वो लोग भी इस बाढ़ की वजह से बेघर हो गए हैं।
इतना कहकर मोहन नाव की मदद से गांव वालों को अपने घर में ले आता है और जब कुछ दिनों में बाढ़ का पानी सूख जाता है तो गांव के सभी लोग मोहन का धन्यवाद करते हैं और उससे अपने लिए जादुई बांस का घर बनवाते हैं, जिसकी वजह से मोहन की अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है। और अब जादुई बांस घर की वजह से गाँव में किसी को भी बारिश की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है और पूरा गाँव हंसी खुशी रहने लगता है। काली और गोरी बहन की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। मोहन अपनी पत्नी विद्या और अपनी 5 साल की बेटी पायल के साथ ही रहा करता था और उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। तभी फिर से एक बार विद्या गर्भवती हो जाती है और इस बात को सुनकर उसके परिवार में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और आखिरकार वो समय आ जाता है जिसका विद्या और मोहन को बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन उसी बीच मोहन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और तभी विद्या एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन जब विद्या को होश आता है तो वो डॉक्टर से अपने पति के बारे में पूछती है। डॉक्टर, मेरे पति कहाँ है? कुछ देर पहले तो वो यहीं पर थे। विद्या की बात सुनकर डॉक्टर निराशा मन से कहते हैं, देखिए विद्या जी, ये बात आपको कहते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन आपके पति की कुछ देर पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर विद्या के हाथ में उसकी बेटी देते हुए कहते हैं, विद्या जी, ये लीजिए आपकी बेटी। विद्या जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लेती है तो वो उसका काला चेहरा देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इसका रंग तो इतना काला है, लेकिन मेरे घर में तो कोई भी इतना काला नहीं है और शायद इसकी इसी काली मनहूसियत की वजह से आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। और इस तरह विद्या अपने पति के जाने का सारा दोष उस छोटी सी बच्ची के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद से विद्या कभी भी सुहानी को माँ का प्यार नहीं देती है और उससे हमेशा घर के सारे काम करवाया करती है। और ऐसे ही समय के साथ साथ अब पायल और सुहानी बड़ी हो जाती है, लेकिन विद्या के मन में सुहानी को लेकर जो नफरत थी वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है और वो हमेशा से ही सुहानी को मनहूस समझती थी। इसलिए वो अपना सारा प्यार पायल के ऊपर ही लुटाया करती थी और पायल को भी अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, जिस वजह से वो भी सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा उसके काले रंग की वजह से ताने मारा करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन सुहानी पायल की लिपस्टिक लगा रही होती है। उसी समय वहाँ पर पायल आ जाती है और वो सुहानी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बिना मुझसे पूछे मेरे लिपस्टिक को हाथ में कैसे लगाया? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है ना कि तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। मुझे माफ कर देना दीदी, वो आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए बस मैं आपकी लिपस्टिक लगा रही थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी मेकअप का सामान नहीं है। माँ तो बस आपको ही मेकअप का सारा सामान दिलवाती है। अरे क्यों दिलवाएगी तुझे मेकअप का सामान? तेरे इस काले चेहरे पर कोई मेकअप दिखेगा भी तो फिर क्यों मैं तेरे इस काले चेहरे पर अपने पैसे खर्च करेगी? उन दोनों बहनों की बहस को सुनकर विद्या उनके कमरे में आती है और कहती है, अरे क्या बात है पायल बेटा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? माँ देखिए ना, इसने मुझसे बिना पूछे मेरी लिपस्टिक को इस्तेमाल किया है, ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही है। क्यों री, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि तू मेरी बेटी की चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है। अरे पहले तो पैदा होती अपने बाप को खा गई, अब क्या हम लोगों की जिंदगी में भी मनहूसियत फैलाना चाहती है? चल जा यहाँ से। इतना कहकर विद्या वहाँ से चली जाती है और बेचारी सुहानी भी रोते हुए अपने कॉलेज चली जाती है। और कुछ देर बाद जब सुहानी अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है तभी उसे रास्ते में एक घायल तोता दिखाई देता है, जिसे देखकर सुहानी उस तोते को उठाकर अपने साथ घर ले आती है और उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है। और उसको ऐसा करता देख पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो सुहानी से कहती है, अरे हमारे घर पर तू एक मुसीबत कम थी क्या, जो तू अब इन जानवरों को भी घर लाने लगी है? सॉरी दीदी, लेकिन ये जानवर नहीं पक्षी है। मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये बात माँ को बता दी ना तो वो इस पक्षी के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देगी, समझी? नहीं दीदी प्लीज, आप माँ को कुछ मत बताना, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी।
तो फिर ठीक है, तू फटाफट से मेरी अलमारी से मेरी फेवरेट ड्रेस निकाल कर प्रेस कर दे और मेरे सैंडल भी अच्छे से चमका दे। आज माँ को और मुझे किसी पार्टी में जाना है। और इस तरह पायल सुहानी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अपने सारे काम करवाने लगती है और बेचारी सुहानी भी चुपचाप पायल के दिए हुए सारे काम करने लगती है। तभी जब सुहानी भी अपनी माँ से पार्टी में जाने की जिद करती है तो विद्या उसे डांट कर उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद सुहानी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है हे भगवान, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों माँ मुझे पायल दीदी की तरह प्यार नहीं करती है? क्यों हमेशा मुझे मेरे काले रंग की वजह से सबके ताने सुनने पड़ते हैं? क्या मैं सच में मनहूस हूँ? सुहानी की ये बात सुनकर वो तोता अचानक से एक सुंदर सी परी में बदल जाता है, जिसके बाद वो परी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुहानी, और ना ही तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। मरना जीना तो सब ऊपर से तय होकर आता है, तो भला इसमें तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो मैं तुम्हें आज एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ। इसे लगाते ही तुम्हारा चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाएगा और तुम भी हम परियों की तरह सुंदर दिखने लगोगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम कभी भी अमावस की रात को घर से बाहर मत निकलना, वरना इस जादुई लिपस्टिक का जादू उस दिन खत्म हो जाएगा और तुम फिर से वापस पहले की तरह हो जाओगी। इतना कहकर वो परी सुहानी को एक जादुई लिपस्टिक देती है, जिसे लगाते ही सुहानी का चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर पायल आ जाती है और वो ये सब देख लेती है, जिसके बाद वो सुहानी के पास जाती है और कहती है, सुन सुहानी, अगर तू चाहती है कि मैं ये सारी बातें माँ को ना बताऊं, तो फिर तो इस परी से कहकर मुझे भी ऐसी ही जादुई लिपस्टिक दिलवा, जिसे लगाते ही मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊं। पायल की ये बात सुनकर सुहानी परी के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है, जिसके बाद परी पायल को भी वो जादुई लिपस्टिक दे देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। और ऐसे ही अगले दिन जब विद्या सुहानी को देखती है तो वो उससे कहती है, अरे ये क्या, तो अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई? कुछ नहीं माँ, ये तो बस ऊपर वाले का एक चमत्कार समझिए। अच्छा ठीक है, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। इतना कहकर विद्या अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसी रात अचानक से विद्या के सीने में दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे पायल बेटा, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मुझे फटाफट से हॉस्पिटल ले चल, मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विद्या के इतना कहने पर भी पायल वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है, क्योंकि पायल को परी की कही हुई वो अमावस वाली बात याद आ जाती है। लेकिन जब सुहानी अपनी माँ को इस तरह दर्द से तड़पता हुआ देखती है तो वो बिना अपनी खूबसूरती की परवाह किए हुए अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। और जब कुछ देर बाद विद्या को होश आता है तो वो फिर से सुहानी का काला चेहरा देखकर उससे कहती है, अरे ये क्या, कल तक तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम फिर से वापस पहले की तरह हो गई? अपनी माँ की ये बात सुनकर सुहानी उसे परी की कही हुई सारी बातें बता देती है, जिसके बाद विद्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सुहानी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना सुहानी बेटा, मैंने एक माँ होकर आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन इन सब चीजों में तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप ये सब सहती रही और आज मेरे लिए तुमने अपनी खूबसूरती भी कुर्बान कर दी। सच में तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। इतना कहकर विद्या सुहानी को गले लगा लेती है और अब उनके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। और ऐसे ही समय के साथ साथ पायल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।